नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आईटी के बाद अब फार्मा में ट्रंप का हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा देश में ही बननी चाहिए दवाएं। आज नई वीजा नीति से घबराई आईटी कंपनियों के शेयर भी धराशायी। कल पहली बार एक साथ पेश होगा रेल और आम बजट। सबसे सटीक और आसान भाषा में जानिए बजट में आपके काम की बात। सीएनबीसी आवाज पर सुबह 7 बजे से नॉन स्टॉप। बजट में टैक्स से राहत के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। आवाज एट 9 में देखिए कल बजट में आपके लिए और क्या होगा खास। अगले वित्त वर्ष में ग्रोथ को लेकर आश्वस्त नहीं है सरकार। इकोनॉमिक सर्वे में दी 7.25 से 7.5% जीडीपी ग्रोथ की बड़ी रेंज। द रियलिटी इज कि बहुत अनसर्टेनिटी है। डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पूरा कम होना चाहिए एक, और इंटरनेशनली ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने माना ग्रोथ पर पड़ा नोटबंदी का असर। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को यूनिवर्सल बेसिक स्कीम लगती है दूर की बात। बजट से पहले आवास पर 2 बड़े साक्षात्कार। इसके लिए आपको बहुत रिसोर्सेज की जरूरत है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी आबादी है 130 करोड़ की। नोटबंदी के बाद अब स्वच्छ धन अभियान। 18 लाख लोगों को देना होगा हिसाब। खाते में जमा रकम पर होगा ऑनलाइन सवाल जवाब। और अगर आपके पास है 2012 मॉडल की होंडा कार तो फ्री में बदलवाइए एयरबैग। कंपनी ने 41,500 कारें की रिकॉल। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप रोज कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे झटके लग रहे हैं। आईटी के झटका देने के बाद अब ट्रंप ने फार्मा कंपनियों में भी हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईटी के बाद फार्मा कंपनियों पर अब निशाना साधा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब कंपनियों को इंपोर्ट करने की बजाय अमेरिका में ही दवा और इलाज करने के उपकरण बनाने होंगे। इसके अलावा दूसरे देशों को अमेरिका में दवा पर होने वाली रिसर्च का खर्च भी उठाना होगा। ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका में दवाएं सस्ती करने के लिए एफडीए मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करेंगे। उन्होंने जल्द ही यूएस एफडीए को नए हेड की नियुक्ति करने की बात भी कही है। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा और फाइजर के पूर्व एमडी केवल हांडा। केवल साहब, अभी आज की ही बात है, आईटी कंपनीज के लिए H1B वीजा के नियमों की बात करके नया बिल पेश करके ट्रंप साहब ने झटका दिया था, और अब फार्मा कंपनियों के लिए भी जो बात उन्होंने कही है, कितना बड़ा झटका है? तो इसमें 2 बातें हैं। पहले तो जो कि अमेरिकन कंपनीज है, जो प्रोप्राइटरी कंपनीज है, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके लिए तो सबसे बड़ा झटका है। वो चाहते हैं कि वो अपने प्राइसेस कम करें। वो चाहते हैं कि अपनी दवाइयां यूएस में बनाएं ताकि मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो उनके लिए तो बहुत से बड़ा झगड़ा। दूसरा, इंडियन कंपनी के लिए ये झटका है कि वो कहते हैं कि वो फंडिंग करे डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें जेनेरिक कंपनीज। पर हमारे लिए कोई ज्यादा झटका नहीं है इंडियन कंपनीज के लिए, क्योंकि जो कॉस्ट है हमारा बहुत कम है। तो उसको अगर वो छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। अजय साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से ले रहे हैं, अब आज जो झटका हमने लगता देखा आईटी कंपनीज को, कल उसी तरह का झटका फार्मा को लगेगा? नहीं, एक अच्छी बात यह है कि हम ये बायोटेक्नोलॉजी नैस्डैक पे जो ईटीएफ्स है उनको मॉनिटर कर रहे थे। तो जब इनका बयान आया तो 0.9% लगभग 1% नीचे गए वो स्टॉक्स, बट अभी रिकवरी आ गई है। तो थोड़ा झटका आ सकता है। बट जैसे केवल साहब कह रहे थे, हमारी कंपनियां विश्व की सबसे न्यूनतम प्रोडक्शन कॉस्ट वाली कंपनियां हैं। ये है कि मार्केट एक्सेस पे, ये जो बॉर्डर टैक्स की बात कर रहे हैं, या मार्केट एक्सेस पे अगर ये कुछ लाते हैं, कुछ घात करते हैं, तब जरूर इश्यू आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो काफी दिग्गज कंपनी का लार्ज पोर्शन यूएस सेल से आ रहा है, हमारे जेनरिक्स जो कंपनीज हैं। दूसरा, एफडीए के तौर से जैसे ऑलरेडी हमने देखा है 39 लेटर्स
FTA की इशू की गई हैं पिछले 24 महीनों में। काफी जगह इंपोर्ट अलर्ट्स हुए, काफी जगह प्लांट सस्पेंड किए गए US में एक्सपोर्ट करने से। तो ओवरऑल FTA के शासन की वृद्धि हो सकती है जरूर। और तीसरी बात है, ये जो कह रहे हैं कि हम रिसर्च का मुआवजा लेंगे और वो सब, वो अभी क्लैरिटी नहीं है। बट अगर कुछ निकल आता है उसमें, जैसे मेक्सिको का इन्होंने कहा कि हम बॉर्डर टैक्स लगा देंगे, मेक्सिको के साथ 500 बिलियन की ट्रेड है US की, और उस पर अगर ये बॉर्डर टैक्स लगा देते हैं तो ये वो वॉल बनाने के लिए इनके पास पैसे आ जाते हैं। तो कल इतना रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आज भी नैस्डैक थोड़ा सा संभला है ऑलरेडी, बट उसके बाद देखना पड़ेगा। और चौथी बात है कि जो जैसे केवल साहब भी बोल रहे थे, काफी कंपनियां मोनोपोली सिचुएशन में बैठी हैं US में, स्पेशली ओबामा केयर के अंडर आप देखें तो एक कैप्सूल की कीमत $400, $800 ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं। तो हिलरी क्लिंटन काफी इस पे स्पष्ट बोलती थी। इन्होंने क्या कहा है कि हम बिडिंग करवाएंगे, एटलीस्ट 3 बिडर्स रहे, मोनोपोली हम खत्म करेंगे और प्राइसेस नीचे लाएंगे। वो अच्छा है, अमरीकी नागरिकों के लिए अच्छा है, कंपनियों के लिए खराब। आपका कहना है कि कल बहुत ज्यादा शेयर बाजार में यहाँ भारत में हलचल नहीं, ऐसा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका केवल साहब और अजय बग्गा साहब। तो लेकिन ट्रंप ने झटका जरूर दिया है। इससे पहले आज एक और झटका आया था, वो था कि अमेरिकी संसद में H-1B वीजा बिल पेश कर दिया गया। इस बिल के पेश होने के बाद अमेरिका में काम कर रहे भारतीय IT प्रोफेशनल्स और IT कंपनियों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ट्रंप का खौफ IT शेयरों पर साफ दिखा और इनमें जोरदार गिरावट देखी गई। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष, वीजा नियम में अब किस तरह के बदलाव के प्रस्ताव हैं और क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कुछ दिन पहले ही हम H-1B वीजास की बात कर रहे थे, तब US में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, प्रोटेक्ट एंड ग्रो अमेरिकन जॉब्स। और अब आज खबरें हैं कि US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक और नया बिल पेश कर दिया गया है और इसमें नियम और कड़े करने की बात है। इससे पहले जो बिल आया था तब मिनिमम वेजेस $1 लाख एनुअल होने की बात करी गई थी और अब इस नए बिल में कहा जा रहा है $1,30,000 एनुअल वेजेस होनी चाहिए जो यहां से वर्कफोर्स वहां पे जाएगी। तो यानी कि इंडियन IT की इस समय जो औसत वेजेस हैं वो $60,000 से $70,000 के आसपास है। दोगुना करने की उसको बात करी जा रही है। तो एक इंक्रीमेंटल नेगेटिव है इंडियन IT कंपनीज के लिए, इसीलिए आज पूरा सेक्टर दबाव में था। धन्यवाद आशीष। तो आज IT सेक्टर दबाव में था। हालांकि अजय बग्गा भी कह गए कि कल उतना फर्क नहीं पड़ेगा फार्मा शेयरों पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने IT के साथ अब फार्मा में भी हड़कंप मचा ही दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2017-18 में देश की इकोनॉमी 7.5 से 7.5% विकास दर के साथ बढ़ सकती है। इस विकास दर के साथ भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण ने माना है कि नोटबंदी का असर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विकास दर पर दिखेगा। यह भी कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देश के लिए चुनौती होगी, जिससे रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में और कटौती मुश्किल हो सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण पर 2 बड़े इंटरव्यू हम आपको बुलेटिन में आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कल आने वाले बजट की, क्योंकि कल फैसले की घड़ी है। पूरे देश की नजर वित्त मंत्री अरुण जेटली की पोटली पर टिकी है। सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल वो चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट पेश करेंगे। नोटबंदी के बाद सरकार के पास सेंटिमेंट सुधारने का एक अच्छा मौका है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली है कि कल वित्त मंत्री आम आदमी को टैक्स से राहत दे सकते हैं। बजट से पहले हम आपको दे रहे हैं कुछ ऐसी ही एक्सक्लूसिव जानकारियां जिसका ऐलान बजट में हो सकता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, संवाददाता रोहन सिंह और दीपाली नंदा। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लक्ष्मण, सबसे पहले आपके पास टैक्स से जुड़ी क्या बड़ी राहतें कल मिल सकती हैं? टैक्स से जुड़ी हुई 3 राहत आम लोगों को मिलेगी, ये लगभग तय कह सकते हैं आप। पहली बात तो ये कि इनकम टैक्स का जो अभी स्लैब है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, यानी आपको टैक्स से ज्यादा राहत यहां मिलेगी। दूसरी बात कि सरकार सेक्शन 87A में बदलाव कर सकती है, यानी इनकम टैक्स का जो अंततः बोझ आप पर पड़ता है वो कम से कम पड़े। उसमें यह अभी कहा जाता है कि अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 से 3 के बीच में, 2.5 से 5 के बीच में है, तब आपको 5,000 रुपए तक के रिबेट मिलता है। तो सरकार इस रिबेट को
को ज्यादा बढ़ा सकती है, यानी 5,000 से ज्यादा कर सकती है। और तीसरी बात, टैक्स बचाने के अलग अलग जो तरीके हैं उन तरीकों को भी सरकार बढ़ा सकती है, इनकी भी सीमाएं बढ़ा सकती है। सेक्शन 80C का दायरा बढ़ सकता है, होम लोन के ब्याज पर जो छूट मिलती है उसकी रकम सरकार बढ़ा सकती है, और अंततः राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को भी नए सिरे में लॉन्च कर सकती है ताकि इक्विटी मार्केट में निवेश करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं और इसके एवज में उनको टैक्स बचाने का भी मौका मिले। तो टैक्स पे आ सकते हैं बड़े ऐलान। रोहन, आप ये बताएं कि बजट से इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें और कल क्या इंडस्ट्री को कुछ बड़ी राहत मिलेगी? इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कई सारे ऐलान किए जा सकते हैं। मेक इन इंडिया को एक बूस्टर पैकेज दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार का पूरा ध्यान रहेगा किस तरह से देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, और इसके लिए एक विशेष स्कीम की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा जो इंपोर्ट है तो उसमें कच्चे माल के इंपोर्ट पे हम सस्ता होता देख सकते हैं। इसके अलावा जो बना हुआ तैयार माल है उसका इंपोर्ट महंगा हो सकता है। इसके अलावा बजट में एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफी कुछ होने जा रहा है। जो उनकी ब्याज दर की वापसी की जो स्कीम है उसको कंटिन्यू करने पे विचार हो सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए कई सारी रियायतें की घोषणा की जा सकती है, और खासतौर पे अभी जिस तरह से हमने देखा कि जो टैक्स हॉलिडे चल रहा है उसको कंटिन्यू रहने पर इस बारे में भी एक घोषणा की जा सकती है। को भी कल कुछ मिल सकता है, लेकिन कल आम बजट के साथ रेल बजट भी पहली बार ऐसा होने जा रहा है। दीपाली हमारे साथ है। दीपाली, रेलवे से जुड़े कल क्या अहम ऐलान हो सकते हैं? कहां फोकस होगा रेल के लिए? देखिए, इस रेल के लिहाज से इस बार बजट काफी अलग है, काफी खास भी है। खास इसलिए क्योंकि अगर हम पैसेंजर्स की बात करें, यात्रियों की बात करें, तो उनके लिहाज से लोक लुभावन घोषणाएं होने के आसार कम है। हमेशा से जो नजर रहती है कि कोई नई ट्रेन चलाई जाएगी, कहाँ चलाई जाएगी, तो किसी भी तरीके से नई ट्रेनों को इस बजट में बढ़ावा नहीं मिल सकता है। हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार का फोकस, वित्त मंत्री अरुण जेटली का पूरा फोकस होगा कि किस तरह से रेलवे में सेफ्टी को बढ़ावा दिया जाए, सेफ्टी मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाए, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों में जिस तरह से बड़े रेल हादसे हुए हैं वो एक चिंता का विषय है पूरे रेल मंत्रालय के लिए भी और मोदी सरकार के लिए भी। ऐसे में वित्त मंत्री अपने बजट में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का ऐलान कर सकते हैं। ये 5 साल के लिए कोष होगा जो कि नॉन लैप्सिबल होगा, यानी कि 5 साल बाद भी ये लैप्स नहीं होगा, और इसमें 1.19 लाख करोड़ की जो राशि है वो डाली जा सकती है। और हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इस राशि की जो पहली किश्त है करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए में, इस किश्त का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली और आप सभी का। रोहन और लक्ष्मण, तो कल बड़े ऐलान का दिन है, जरूर देखिए हमारे साथ। कल बड़ी कवरेज सिर्फ CNBC आवाज पर सुबह 7 बजे से लगातार। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक विशेष एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बजट से जुड़ा देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। बजट पर सबसे तेज अपडेट, बजट पर सबसे बड़े चेहरे, बजट पर सबसे सटीक विश्लेषण, बजट सबसे आसान भाषा में, बजट का सबसे बड़ा मंच CNBC आवाज सुबह 7 बजे से लगातार। कल बजट पेश होने वाला है, लेकिन इसमें यूनिवर्सल बेसिक्स इनकम स्कीम की चर्चा शायद ही हो, क्योंकि इस स्कीम के लागू होने से सरकार पर एकाएक बोझ पड़ सकता है, लेकिन देर सवेर सरकार इसे लागू करेगी जरूर। इस पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। आर्थिक सर्वे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब। आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आप एक ऐसा आइडिया दे दिए हैं आर्थिक सर्वे में जो इसको लेकर आने वाले दिनों में काफी चर्चा रहेगी, तो मैं शुरुआत उसी आइडिया से करूंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आइडिया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप काफी बैलेंस होकर बातों को रखते हैं, प्लान को रखते हैं, लेकिन ये स्कीम जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि भारत में लागू हुआ तो बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा, फिस्कल बर्डन काफी ज्यादा पड़ेगा, फिर भी आपने इस आइडिया को एडवोकेट किया अपने इकोनॉमिक सर्वे में। क्या सोचा, कहां से आइडिया है आपके पास?
ये आइडिया तो ये हमारा नहीं है, पिछले 10-12 महीनों से चल रहा है। बहुत इंडियन इकोनॉमिस्ट ने भी इस पे चर्चा किया है और विदेश में भी स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में ये आइडिया का बहुत चल रहा। तो हमने सोचा कि इसको हम इस पे रिसर्च करेंगे और अक्टूबर 2 को मौका मिला साबरमती आश्रम में इस पे एक भाषण देने का, स्पीच देने का। तो मैंने सोचा क्यों ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ऐसे डिस्कस करें जैसे महात्मा गांधी जी इसको कैसे इसको व्यू करेंगे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, वो ये है, कोट अनकोट में कह रहा हूँ, मोर एफिशिएंट वे टू हेल्प द पुअर। लेकिन फिर भी आप ये वकालत नहीं कर रहे हैं कि तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करो, चाहे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इम्प्लीमेंट करो, ये इस कहने से बच रहे हैं। क्योंकि इस पे देखिए आइडिया तो अच्छा है पर इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। एक तो है, अगर इसका जो कॉस्ट हमने किया है करीब होगा 4 से 5% जीडीपी का। तो अगर ये एक नया प्रोग्राम ऐसे हम क्रिएट करें और जो एग्जिस्टिंग को उसको हम नई फेज आउट करें, तो जैसे आपने कहा वी कांट अफोर्ड इट फ्रॉम एन फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग जो सब्सिडी में दे रहा हूं उसको धीरे धीरे खत्म करिए और साथ में इम्प्लीमेंट करिए। उसके लिए क्या हमारे माहौल में एक्सेप्टेंस है, पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस है कि ये सब्सिडी फेज आउट करना, वो अभी वी कांट टेक फॉर ग्रांटेड। तो इसलिए इसमें हमने ये कहा है कि ये आइडिया मे बी इम्प्लीमेंटेशन के लिए राइप नहीं है, पर सर्टनली इस पे और चर्चा होना चाहिए। इस यूबीआई में एक जो बात आ रही वो ये है कि क्या हम यूनिवर्सल क्यों बनाएं, हम क्यों न सिर्फ इसको बीपीएल तक रखें, सिर्फ एपीएल तक रखें, क्योंकि सब्सिडी लिटरली उन्हीं को जाती है। सब्सिडी बड़े लोग नहीं ले रहे हैं। तो एपीएल बीपीएल तक अगर लिमिट कर दें तो क्या ये हमारा ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा? इसमें यह है कि देखिए द रीजन यू से यूनिवर्सल ये है कि हमने जो स्कीम ट्राई करी है वो ऐसे एपीएल बीपीएल करी है, पर उसमें बहुत सारे लीकेज होते हैं। तो द अपील ऑफ यूनिवर्सैलिटी इज, और जब लीकेज होती है जो पुअर है उन्हीं को नहीं मिलता है। इसीलिए यूनिवर्सल का ये फायदा है कि हम लीकेज ना हो, लीकेज मिसयूज ना हो, और उसके बिकॉज ऑफ दैट जो पुअर है उनको पहुंचा सकता है। एक और जो पर उसमें इसमें यूनिवर्सल का अपील भी है, पर यह भी है कि क्या हमारे माहौल में एक्सेप्टेंस है कि आप जो बहुत अमीर हैं उनको भी आप चेक भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो वी हैव टू बैलेंस। हमने जो अभी एविडेंस देखी, इसका एक पायलट हो चुका है मध्य प्रदेश में, उसमें ये एविडेंस नहीं था कि इन्होंने सब बर्बाद कर दिया पैसा को। एंड देन वन आइडिया इज दैट क्यों ना हम जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में भर्ती करें ताकि मिसयूज का खतरा ना हो। लेकिन चलिए महिलाओं का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्रोथ फोरकास्ट दिया है। मेरा कंसर्न यही है, इकोनॉमिक सर्वे में लोग ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि आप बताएंगे कि ग्रोथ का रेट क्या रहने वाला है नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपने इतना लंबा रेंज दे दिया 6.75 से 7.5%। मुझे लगता है ज्यादा है, या फिर आप गलत नहीं होना चाहते थे, इस डर से आपने लंबा रेंज दिया? देखिए ये डर की बात नहीं है, ये ऑल्सो द रियलिटी इज कि बहुत अनसर्टेनिटी है। देखिए बहुत कुछ चीजें हो सकती है। 3 अनसर्टेनिटी क्या है आपके हिसाब से सबसे बड़ी? देखिए डोमेस्टिकली ये है कि डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पूरा कम होना चाहिए एक, और इंटरनेशनली ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। जैसे आप आज ने देखा प्रोटेक्शनिज्म हमारे एक्सपोर्ट्स के खिलाफ बढ़ सकता है। देखिए आपको उम्मीद है कि जिस सारी बातों को आपने कहा इकोनॉमिक सर्वे में, ये कल के बजट में देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं, वो आप कल उसको देख लीजिए और आप तय कर लीजिए। आपका चेहरा बता रहा है बहुत होपफुल है। तो थैंक यू सो मच। बजट पर सबसे तेज अपडेट, बजट पर सबसे बड़े चेहरे, बजट पर सबसे सटीक विश्लेषण, बजट सबसे आसान भाषा में, बजट का सबसे बड़ा मंच सीएनबीसी आवाज सुबह 7 बजे से लगातार। इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष में देश की ग्रोथ रेट का रेंज 7 से 7.5% रखा गया है। इसमें कहीं न कहीं एक अनिश्चितता दिखाई देती है, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद तनखड़िया मानते हैं कि हमारे लिए 7% की ग्रोथ रेट हासिल करना बेहद आसान है। आज की तारीख में अगर आपसे पूछूं कि रियलिस्टिक असेसमेंट हम ग्रोथ कहां तक जा सकती है, अगर एक
अच्छा पिक्चर दें, क्योंकि अभी जो टारगेट है वो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड भी दिख रहा है। स्पेक्ट्रम बड़ा किया गया है, 6.25 से 7.5, 0.75% का स्पेक्ट्रम है। नहीं, मैं इसमें समझता हूं कि ये 7% से ऊपर होगी। सो अगर मुझे आप कहें कि इसको रेंज को नैरो करें थोड़ा सा, तो मैं इसको 7 से 7.5% की रेंज में नैरो करूंगा। और हो सकता है कि हमें 16, 17, 18 का जो अब आने वाला साल है उसमें शायद 7.5 तक हम पहुंच सकें, क्योंकि ये ग्रोथ रेट ऐसी थी, 7.5 पे हम पहले भी चल रहे थे। तो आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल सुबह 7 बजे से जरूर जुड़िए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि इससे बेहतर और इससे बड़ी बजट की कवरेज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।